हाल ही में जब इमरजेंसी पे चर्चा हो रही थी तब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि राजीव गांधी जी को बहुत गर्व था कि 1975 में इमरजेंसी को लागू किया था, आपातकाल को लागू किया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और साथ ही साथ आपातकाल कब लग सकता है ये भी देखेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन ज़रूरी है कि इस पे हम चर्चा करें। हाल ही में देखो, आपातकाल की सालगिरह पर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कटाक्ष एक्सचेंज हुए हैं। अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बारे में बात करें और जो सरकार इन पावर है उसके बारे में बात करें तो ठीक है, तो उसकी सालगिरह 25 जून को मनाई गई है, 25 जून। ओके, एंड 25 जून को 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो इसी पे अमित शाह जी ने याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी द्वारा मौलिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का बचाव किया था। विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाए जाने पर कि सरकार संविधान को बदलना चाहती थी। आजकल हम देख रहे हैं जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, विपक्ष दल के जो लीडर हैं, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते रहते हैं। तो बेसिकली वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हर गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट इन पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदले ना, पहली बात। पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक समन्वय बना के चलता है रिजिडिटी के साथ और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। हमारा कानून, हमारा संविधान ऐसे बनाया गया है कि आने वाली जो जनरेशन्स होंगी, अगर उन्हें लगेगा कि इस समय के लिए कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जो शायद आज के समय पे होल्ड ना कर सके पावर, वहाँ पे वो बदलने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और वो बदल भी सकती। तो हमारा संविधान, पहली बात तो ये समझना है कि संविधान बदला जा सकता है, तभी संशोधन आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में रिजिड भी है संविधान और फ्लेक्सिबल भी है, तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ समन्वय इसको बना के चलना पड़ता है। गृह मंत्री ने कहा कि वास्तव में यह कांग्रेस ही थी जिसके खास परिवार को सत्ता में बनाए रखने के लिए कई बार हमारे संवैधानिक भावनाओं को कुचला है। हाउएवर ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा व्हाट डू यू कॉल इट, हम कह सकते हैं, इन सब बातों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पॉलिटिकल है। बट जो बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है उसको देखेंगे। अब ये बोला जाता है कि राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी ने 23 जुलाई 1985 को लोकसभा में इस भयावह घटना पर गर्व करते हुए कहा था कि आपातकाल में कुछ भी गलत नहीं है। जुलाई 1985 में क्या हुआ था उसको जानते हैं। 1975 में तो आपातकाल लगा था, पर हम 1985 की बात करते हैं। 10 साल बाद राजीव गांधी जी ने क्या कहा था इसके बारे में। विपक्षी नेता 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा पर चर्चा करना चाहते थे, और हालांकि जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, बलराम जाखड़ जी ने इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी थी। उन्होंने मना कर दिया था कि इस पर विस्तृत रूप से कोई चर्चा नहीं होगी। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कन्फ्यूजन हो गया, काफ़ी ज़्यादा केओस हो गया सदन में, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ बातें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी मानी जा रही है और कुछ बातें राजीव गांधी जी ने खुद कहा है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें मानी हैं। ठीक है, तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए अपने बयान का हवाला देते हुए कहा, मुझसे एक बहुत ही खास सवाल पूछा गया था। पहला सवाल ये था कि क्या मुझे लगता है, यानी कि क्या राजीव गांधी जी को लगता है कि 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तब वह सही था। तब उन्होंने कहा था हाँ, उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा करके बहुत ही सही किया, ये उन्होंने खुद माना है। विपक्षी सदस्यों के विरोध के बाद उन्होंने कहा, मुझसे पूछे गए प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि यदि 1975 जैसी स्थितियां फिर से दोहराई जाए तो क्या मैं भी वही काम करूंगा। तब उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी सही होगा कि किसी भी प्रधानमंत्री को ऐसी सिचुएशन में आपातकाल लगाना चाहिए। अब इसी पे सारी चर्चा हुई है। अब आपातकाल की बात करते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधान दिया गया है आपातकाल का। आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। इसमें उद्देश्य क्या दिया है कि हमारे इंडिया की इंटेग्रिटी बनी रहे, हमारे इंडिया का एकता जो है वो बनी रहे, और कोई भी आउटसाइड फॉरेन पावर या तो इंटरनल पावर हमें अलग ना कर सके। ठीक है, आपातकाल की सिचुएशन, जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जब यहाँ पे लगे कि सिर्फ और सिर्फ एक
सशक्त और एक पावरफुल सरकार ही उस चीज़ को काउंटर कर सकती है, तब लगाया जाता है। ठीक है, तो उद्देश्य है कि संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। राष्ट्रीय आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल दिए हैं बच्चों। एक तो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। दूसरा राष्ट्रपतीय शासन है, ये अनुच्छेद 356 के तहत आता है। और तीसरा वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद 360। अब पहला और दूसरा बहुत बार लगा है, पर आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लग पाया है। इवन 1991 में जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की दुर्दशा हो चुकी थी, जब हमें लग रहा था कि शायद आपातकाल की स्थिति वित्तीय रूप से लगानी पड़ेगी, तब भी वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। तो ये याद रखिएगा, अभी तक स्वतंत्र भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, जो अनुच्छेद 360 के तहत है। अनुच्छेद 352 में निहित किया गया है युद्ध के बारे में, या फिर बाह्य आक्रमण के बारे में, या फिर घर के अंदर से ही सशस्त्र विद्रोह अगर हो रहा है, इसके कारण संपूर्ण भारत, संपूर्ण मतलब पैन इंडिया, या फिर किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये थी कि यहाँ पे एक वर्ड का संशोधन हुआ है, एक कुछ फ्रेजेस का संशोधन हुआ है। पहले सशस्त्र विद्रोह नहीं होता था, पहले आंतरिक अशांति कहा जाता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब आंतरिक अशांति शब्द क्या होता है, ये बहुत ही ओपन टू, वी कैन कॉल इट ससेप्टिबिलिटी है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप कैसे डिफाइन करेंगे? जिसके लिए हो सकता है जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, बाकी लोगों के लिए ना हो। अगर किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ कह दिया, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, तो वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस में आ जाता है ना। तो जब तक किन्हीं लोगों के हाथ में, ग्रुप के हाथ में कोई मतलब वेपन्स ना हो, कुछ ऐसी प्रकार की चीज़ें ना हो जिससे शारीरिक रूप से लोगों को हानि हो, तब तक उसको राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत घोषित नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे आपातकाल की स्थिति है। तो मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। फिर बाद में इसको चेंज किया गया और सशस्त्र विद्रोह कहा गया। युद्ध हो रहा है बाहरी या अंदर से कोई इशू आ रहा है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है, इंस्टेड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, तब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। और आज तक हमने देखा है, जब भी आर्म्ड रेवोल्यूशन होता है, आर्म्ड रेबेलियन अगर कोई करना चाहता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है, उसके बाद जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती थी, तब इसे बाह्य आपातकाल नाम से जाना जाता था, तब एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते थे। जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तब इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता था, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर से आ रही है, इंडिया के इंटरनल पार्ट से आ रही है। अगर पाकिस्तान, चाइना, कोई अन्य देश हम पे हमला कर दे, तो एक्सटर्नल इमरजेंसी या बाह्य आपातकाल लगेगा। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है, या तो वो संपूर्ण देश पर हो सकती है, या फिर किसी एक क्षेत्र में जहाँ पे सबसे ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब है। मिनर्वा मिल्स मामले जो 1980 में था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मिनर्वा मिल्स केस था, क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा नहीं कर सकते हैं जब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव ना भेज दे। यानी कि संघ का मंत्रिमंडल, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल इस फेवर में होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। और ये चीज़ें लिखित में होनी चाहिए, मौखिक तौर से नहीं,
कि फ़ोन पे बता दिया और फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। यह प्रावधान भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी का प्रावधान था, सिंपल मेजॉरिटी का नहीं था। रीज़न क्या है कि जब भी ऐसी उद्घोषणा आती है उसके बाद मौलिक अधिकार लोगों के छिन जाते हैं, और कौन कौन से मौलिक अधिकार छिनते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि, तो यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीनों तक जारी रहेगा। यानी कि दोनों सदन ने आज अगर इस पर मंजूरी दे दी तो 6 महीने तक ये जारी रहेगा। इसके अलावा फिर इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हर 6 महीने में इसको तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक ज़रूरत हो। यहाँ पे दिया नहीं है कि 3 साल तक ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। अवधि अनुमोदन प्रत्येक 6 माह का, यह प्रावधान भी 1978वें संशोधन में लाया गया है, 44वें संशोधन में लाया गया, उससे पहले नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा। इस संशोधन इससे पहले राष्ट्रीय आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद कार्यपालिका की इच्छा अनुसार तब तक लागू रह सकता था। यहाँ पे कार्यपालिका की इच्छा अनुसार लागू होता था, अब संसद की इच्छा अनुसार होगा, वो भी हर 6 महीने में इसको रिव्यू किया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के से समाप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाए जिसमें पुराना जो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी है उसको अगर हटाना है तो उसके खिलाफ हो जाए तो हट सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब लगाना बहुत मुश्किल है नेशनल इमरजेंसी, बट हटाना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है जिसे जारी रखने के अनुमोदन प्रस्ताव को लोकसभा निरस्त कर दे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। संबंधों में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस चेंज हो जाते हैं, लोगों के अधिकार भी चेंज हो जाते हैं। क्या क्या होता है इसमें ये देख लेते हैं। देखो, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तो केंद्र राज्य संबंधों के सामान्य ढांचे में बुनियादी परिवर्तन होते हैं। इसका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहले तो कार्यपालिका। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की कार्यकारी शक्ति किसी भी राज्य के उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने से के संबंध में सलाह देने तक विस्तारित होती है, पहला। दूसरा, विधायी की बात करें तो संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। मतलब इसमें सारे कानून फिर ऑल पावरफुल कौन हो जाता है, जो संसद होता है वो ऑल पावरफुल हो जाता है, पार्लियामेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। वित्तीय रूप से देखें तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर विचार किए जाने के दौरान राष्ट्रपति के पास केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले धन के वितरण को कम करने या रोकने का भी अधिकार है। तो इसी वजह से नेशनल इमरजेंसी बहुत ही कम लगाई जाती है और ना ही लगे तो अच्छा माना जाता है। लोकसभा और राज्य विधानसभा के कामकाज पर भी प्रभाव आता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो इससे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी निकायों के कामकाज में भी बदलाव आ जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल उसके नियमित कार्यकाल से अधिक 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे यूपीएससी आपसे एक स्टेटमेंट पूछ सकता है कि 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नहीं, मान लो 5 साल का कार्यकाल होगा तो 1 साल और जुड़ेगा। ठीक है, तो 1 साल जनरली बढ़ जाता है। उसके बाद आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने तक वैध रहता है। तो कुल अगर देखो तो 1.5 साल तक। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद किसी भी राज्य विधानसभा के सामान्य कार्यकाल के बारे में को बार बार 1 वर्ष के लिए स्थिति समाप्त होने के बाद अधिकतम 6 माह तक बढ़ा सकती है। मौलिक अधिकार पर प्रभाव आते हैं, जैसे कि इस पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 378, 358 और 359 में किया गया है। अनुच्छेद 19 जो कि कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें फ्रीडम दी जाती है। मौलिक अधिकार कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है, 19। ठीक है, तो अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो तुरंत निलंबित हो जाते हैं। उनके निलंबन के लिए अलग से अदालत के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। तो ये समझिए, जैसे ही 352 लागू हुआ और 358 में ये लिखा है कि जो आर्टिकल 19 है उसमें जो आपके मौलिक अधिकार अलग अलग दिए हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
फ्रीडम टू जनरेट प्रेस, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती हैं। इसके लिए अलग से कोई अध्यादेश का कोर्ट से नहीं आता है, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 359 अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ के, यानी कि 358 में आर्टिकल 19 के बारे में उल्लेख किया गया है और 359 में बाकी सारे अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। बस एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, इस वजह से अनुच्छेद या आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों में के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों के बजाय केवल उनके प्रवर्तन में बदलाव आता है। यानी कि अगर मौलिक आर्टिकल 14 की बात करें जो कि कहता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी इंटैक्ट रहेगा, पर अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट होता आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी भारत में अभी तक कहाँ या कब ऐसी घोषणाएं हुई हैं? अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। इसमें चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र पर हमला करने के कारण हुआ था। दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक जब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषणा हुई थी युद्ध की, और जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर हुई थी। तो पहले अगर देखो तो 2 बार एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से, एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से हुई है, और 1 बार इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हुई है। क्वेश्चन देख लेते हैं मेंस का। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल में के संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 में किया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द दिया गया है। तो आपको बताना होगा कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस क्लास। स्टे अपडेटेड।